इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है द केबिन इन द वुड्स। जी हाँ दोस्तों, द केबिन इन द वुड्स फिल्म सन 2002 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ड्रू। तो मूवी की शुरुआत में हम दो नर्ड बूढ़े लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनका नाम हेडी और सिटरसन था और ये लोग जिस अंडरग्राउंड बेस कैंप में थे वो काफ़ी हाईटेक दिख रही थी। फिर हम वहाँ एक फीमेल टेकी को देखते हैं जिसका नाम मिस लिन था और वो इन दोनों को किसी गुप्त प्रोजेक्ट की मल्टीपल फेलियर्स के बारे में बता रही होती है। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कई जगहों पर सेम प्रोजेक्ट की जा रही है एंड एट लीस्ट ये प्रोजेक्ट एक जगह पे सक्सेसफुल होना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम डाना था। डाना की फ्रेंड का नाम जूल्स था जिसने हाल में ही अपने बाल को डाई करके ब्लॉन्ड किया था। जूल्स के बॉयफ्रेंड का नाम कर्ट था जिसका रोल क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया है। कर्ट का एक और दोस्त भी इनके साथ था और फाइनली हम देखते हैं फिफ्थ बंदे को जिसका नाम मार्टी था और वो हमेशा पॉट स्मोक करता रहता था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 5 दोस्त किसी अनजान जगह पे घूमने जा रहे हैं क्योंकि ये लोग अपना सामान एक वैन के अंदर डाल रहे होते हैं। तो जब ये लोग वैन से निकलते हैं तो हम डाना के अपार्टमेंट की छत पे एक एजेंट टाइप के इंसान को देखते हैं जो बोलता है फील्ड इज़ क्लियर, वी आर राइट ऑन टाइम। एंड इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर। रास्ते में कर्ट अपने वैन को एक पेट्रोल पंप पे रोकता है जो कि क्लोज था। कर्ट का दोस्त होल्डन उस पेट्रोल पंप के अंदर जाता है जहां उसे एक अजीब सा क्रीपी आदमी मिलता है एंड दैट गाय वाज द ओनर ऑफ द पंप। ये क्रीपी इंसान इनके वैन में पेट्रोल भी नहीं देता है और वो काफ़ी रूडली बात करता है। ये पांचों दोस्त इस क्रीपी इंसान से बकनर प्लेस का पता पूछते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि एक चील जो कि इसी जगह के आसपास उड़ रही थी वो चील अचानक किसी अदृश्य एनर्जी फील्ड से टकराकर मर जाती है। इस सीन को देखकर साफ साबित हो रहा था कि इस जगह पे कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। तो इसके बाद फाइनली ये पांचों पहुँच जाते हैं उस घने जंगल में स्थित केबिन के पास जहाँ होल्डन को केबिन के अंदर एक पेंटिंग दिखती है। पेंटिंग को हटाने पर उसे एक वन साइडेड मिरर दिखता है जिसके आर पार वो सब देख सकता था। इस मिरर की दूसरी ओर डाना थी लेकिन वो होल्डन को नहीं देख सकती थी। होल्डन फौरन ही ये बात डाना को बताता है और वो दोनों रूम चेंज कर लेते हैं। इस सीन के दौरान हमें पता चलता है कि वो पूरी केबिन एंड इनफैक्ट वो पूरा एरिया टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड है जहां हर एक कमरे में कैमरास, माइक्रोफोन्स, एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए गए हैं जिन्हें उस बेस कैंप से वो दो नर्डी बूढ़े टेक्नीशियंस कंट्रोल करते हैं। इस कैंप में हम मिस लिन को देख पाते हैं जो कि इन टेक्नीशियंस को इस चेंबर में कुछ ऐसे सब्सटेंस छोड़ने को बोलती है जिससे जूल्स की सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाए। उसी वक्त हेडली को किसी का कॉल आता है और ये कॉल किया था उस पेट्रोल पंप वाले क्रीपी इंसान ने और वो इन्हें बताता है कि उसने अपना काम कर दिया है। उसने इन पांचों लोगों को बिना पेट्रोल दिए केबिन की तरफ भेज दिया है। इस सीन को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन पांचों को यहाँ लाना वॉज ए मास्टर सेटअप बाय सम सीक्रेट एंड वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस। तो नेक्स्ट सीन में हम उस हाईटेक बेस कैंप के डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को इस बात पे बेट लगाते देखते हैं कि आखिर कौन सा डीमन उन 5 लोगों को मारेगा। बेटिंग विंडो क्लोज होती है एंड सिटरसन बोलता है कि लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। इसके बाद सीन चेंज होकर आती है वापस उस केबिन की तरफ जहां ये 5 दोस्त आपस में ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उस केबिन के बेसमेंट में जाने वाली डोर अपने आप ही खुलती है। इस घटना से सभी चौंक जाते हैं बट स्टिल वो पाँचों इस केबिन के बेसमेंट में जाते हैं। वो इस बेसमेंट में पड़ी चीज़ों को देखने लगते हैं और मार्टी इन्हें बार बार इस बेसमेंट से बाहर निकलने की सलाह दे रहा था लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। उस बेसमेंट वाले कमरे में हम अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं जैसे कि एक स्पिनिंग बैलेरिना म्यूजिकल बॉक्स जिसमें होल्डन काफ़ी इंटरेस्टेड था, एक रोटेटिंग स्फीयर जिसे कर्ट उठाता है, एक जर्नल जिसे डाना उठाती है, एक नेगेटिव फिल्म रोल जिसे मार्टी उठाता है और एक पेंडेंट जिसे जूल्स उठाती है। डाना अपने हाथ आए जर्नल को पढ़ने लगती है जो कि एना पेशेंस बकनर का था और एना अपने फैमिली के साथ इस केबिन में 1903 में आई थी। उस जर्नल में एना ने लिखा था कि उसके परिवार के मेल मेंबर्स उसको और उसकी माँ को टॉर्चर किया करते थे। एना के पिता जूडा और उसका भाई मैथ्यू ने एना को इतना परेशान किया था कि उसका एक हाथ दुर्बल हो गया था और इस डायरी में ये भी लिखा था कि अगर कोई इंसान इस डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ेगा तो एना वापस जिंदा होकर रीडर के ऊपर कयामत ढा देगी। अब इन बातों को सुनकर मार्टी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डायना से इस मंत्र को ना पढ़ने की गुजारिश करता है लेकिन डायना फिर भी उस लैटिन मंत्र को पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही हम केबिन के कुछ ही दूर पर एना और उसके पूरे परिवार को ज़मीन के अंदर से जिंदा होते देखते हैं और ये लोग ज़ॉम्बीज़ थे।
दूसरी तरफ बेस कैंप की सीन आती है जहां हम देख पाते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बेट जीत दिया है क्योंकि उन्होंने जॉम्बीज पे अपना दाव खेला था। इस सीन में हम देख पाते हैं कि बेटिंग में कई मॉन्स्टर्स का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, जैसे कि वेयरवुल्व्स, यटी, मरमेड इत्यादि। और मिस लिन एक न्यू सिक्योरिटी पर्सन को बता रही होती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स ओल्ड वर्ल्ड से हैं। मीनवाइल हमें जापान में हो रहे सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की फुटेज दिखती है जहाँ स्कूल के कुछ बच्चे को एक इविल स्पिरिट डरा रही थी। तो नेक्स्ट सीन वापस आती है इस केबिन की जहां कर्ट अपनी गर्लफ्रेंड जूल्स के साथ बाहर जंगलों में जाता है और बेस कैंप से सिटर्सन एंड हेडली इस सराउंडिंग में फेरोमोन्स छोड़ते हैं और तभी वहां मैथ्यू बकनर का ज़ॉम्बी जूल्स के हाथ में चाकू मार देता है। कर्ट तुरंत ही इस ज़ॉम्बी पे हमला करता है लेकिन वहां बकनर फैमिली के दूसरे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज जूल्स का सर काट डालते हैं और कर्ट वहां से किसी तरह केबिन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ उस बेस कैंप में हेडली और सिटर्सन इस दृश्य को अपने मॉनिटर पे देख रहे होते हैं और जूल्स के मरते ही वो एक लिवर खींचते हैं। इस लिवर को खींचने पे जूल्स के शरीर से निकला हुआ खून एक बोल में कलेक्ट होता है एंड देन वो खून किसी मिस्टीरियस गुफा के एक कार्व्ड आउटलाइन में फ्लो करता है। नाउ बैक टू केबिन हम देखते हैं कि कर्ट भागकर यहाँ पहुँचता है और बचे 4 लोग केबिन को अंदर से लॉक कर लेते हैं। कर्ट सभी को बोलता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर भागनी पड़ेगी और तभी केबिन के डोर पे नॉक होती है। कर्ट और मार्टी के मना करने के बावजूद डाना डोर को खोल देती है और हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी को जो जूल्स के कटे हुए सर को डाना के हाथ में रख देता है। डाना तुरंत ही इस सर को फेंकती है और सभी लोग मिलकर समहाउ दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। कर्ट बोलता है कि वो चारों साथ रहेंगे और इस केबिन के सभी दरवाजे और विंडोज़ को सील कर देंगे। दूसरी तरफ मॉनिटर पर हेडली इनकी आइडियाज़ को सुनता है और उसे लगता है कि इस आइडिया से शायद ये लोग जिंदा बच जाए, इसलिए वो इस घर में एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है जिससे अचानक कर्ट अपनी ही आइडिया को चेंज करके सभी को स्प्लिट होने बोलता है। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं और उनके जाते ही सभी कमरे का डोर लॉक हो जाता है। कमरा लॉक होने के बाद मार्टी डिस्कवर करता है कि इस केबिन को टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो ये बात सभी को बताता एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे अंडरग्राउंड खींच ले जाता है। इसके बाद हम वापस खून को उसी गुफा के किसी और आउटलाइन को फिल करते हुए देखते हैं। अब बचे थे सिर्फ 3 लोग। ये तीनों वैन में बैठकर इस केबिन से दूर भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जापान का सीन जहां वो स्कूल की बच्चियां किसी तरह का एग्जॉर्सिज्म करके उस इविल स्पिरिट को एक मेढक के शरीर में कैद कर देती है। इसका मतलब जापान इन बच्चों की बलि नहीं दे सका और उनका प्रोजेक्ट भी फेल हो चुका था। अब सब कुछ डिपेंडेंट था अमेरिका पे क्योंकि दुनिया के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो चुकी थी। तो इसके बाद हम वापस देखते हैं कर्ट, डाना और होल्डन को जो माउंटेन पैसेज से होकर वापस भाग रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले वो इस ब्रिज को क्रॉस कर पाते हेडली एक बटन दबाता है जिससे ये पूरी ब्रिज ब्लास्ट होकर टूट जाती है। अब चूंकि ये लोग ब्रिज ही क्रॉस नहीं कर सकते थे, कर्ट डिसाइड करता है कि वो डर्ट बाइक से ब्रिज को जंप करेगा एंड देन वो उस पार जाकर होल्डन और डाना के लिए पुलिस हेल्प लाएगा। लेकिन जैसे ही कर्ट बाइक लेके जंप करता है वो टकरा जाता है उसी एनर्जी फील्ड से जिससे हमने मूवी की शुरुआत में एक चील को टकराते देखा था। इस एक्सीडेंट से कर्ट की भी मौत हो जाती है। इस दृश्य को देखकर डाना और होल्डन एकदम टूट जाते हैं और वो लोग वापस से इस वैन में बैठकर दूसरी ओर ड्राइव करते हैं इन होप कि उन्हें उस पार यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। लेकिन अचानक ही होल्डन पे बकनर परिवार का एक ज़ॉम्बी हमला करता है जो कि इसी वैन के अंदर छुपा बैठा था। इस हमले से वैन की कंट्रोल खो जाती है और ये वैन पास के एक लेक में गिर जाती है। डाना किसी तरह इस लेक में स्विम करके इन ज़ॉम्बीज से बचती है। होल्डन भी मर चुका था और हम व्यूअर्स सोचते हैं कि अब सिर्फ डाना ही बची है, लेकिन हम तुरंत देखते हैं कि मार्टी भी अब तक जिंदा ही था। जी हाँ दोस्तों, मार्टी के जिंदा होने की खबर उस बेस कैंप के एम्प्लॉयज़ को नहीं थी और वो लोग एक सक्सेस पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब डाना को कोई ना कोई तो ज़रूर मार देगा एंड उनकी सेक्रीफिशियल रिचुअल पूरी हो गई। दूसरी तरफ मार्टी डाना को बचाते हुए एक ग्रेव के अंदर ले जाता है जहाँ वो डाना को बताता है कि ये पूरी एरिया टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट इन ज़ॉम्बीज़ को भी ज़मीन पर एलिवेटर से भेजा गया था। अब जिस ज़ॉम्बी ने मार्टी पे हमला किया था उसे मार्टी ने समहाउ मार गिराया था एंड देन मार्टी डाना के साथ उसी एलिवेटर का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड जाता है जहाँ ये बेस कैंप स्थित था। नीचे जाते वक्त इन दोनों को कई अजीब अजीब मॉन्स्टर्स दिखते हैं और हर एक मॉन्स्टर रिप्रेजेंट करता था उन चीज़ों को जो उस केबिन के बेसमेंट में मौजूद था। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल चूज इन द बेसमेंट उनकी मौत उस मॉन्स्टर द्वारा की जाती है। दूसरी तरफ इन टेक्नीशियंस को पता चलता है कि डाना और मार्टी बेस कैंप पहुंच चुके हैं और अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो डाना और मार्टी को खोजना बहुत ज़रूरी है। वहां हम एक सिक्योरिटी अटेंडेंट को देखते हैं जो डाना को गन पॉइंट पे वहां से निकलने को बोलता है, लेकिन ये दोनों चालाकी से इसी सिक्योरिटी पर्सनल को शूट करके वहां से भागते हैं। तभी उन्हें इस बेस कैंप के डायरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो अनाउंस करके बोलती है कि इन दोनों का खुद को कुर्बान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी बलि दी जा रही है एज एन ऑफरिंग टू एंशिएंट गॉड्स।
ये दोनों डायरेक्टर की बात नहीं सुनते हैं और डाना एक लीवर खींच देती है जिससे ढेर सारे मॉन्स्टर्स आज़ाद होकर इस बेस कैंप में काम कर रहे सभी लोगों पे हमला कर देते हैं। इस हमले में तकरीबन सारे लोग मारे जाते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्स्टर्स को, लाइक ड्रैगन, मरमन, वेयरवुल्व्स etc। सिटरसन यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डाना उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। तो इसके बाद डाना और मार्टी इसी कैंप के और भी नीचे जाते हैं जहाँ पे मरे हुए लोगों की खून फ्लो करती थी। यहाँ पे 5 फिगर्स कार्व थी स्टोन्स में और हर एक फिगर इन 5 दोस्तों को रिप्रेजेंट करता था। एट दिस पॉइंट इस बेस कैंप के डायरेक्टर इनके सामने आती है और वो इन्हें सारा माजरा समझाती है। तो दरअसल दीवार पे कार्व्ड 5 फिगर्स कुछ रिप्रेजेंट करती थी। फर्स्ट फिगर वॉज ए होर जो कि उनके ग्रुप में जूल्स रिप्रेजेंट कर रही थी और उसको सबसे पहले मरना था। इसके बाद सेकंड फिगर थी एथलीट जिसे रिप्रेजेंट करता था कर्ट और उसे सेकंड मरना था। थर्ड फिगर वॉज ए स्कॉलर जिसे रिप्रेजेंट कर रहा था होल्डन। फोर्थ फिगर वॉज ए फूल जो कि था मार्टी और फिफ्थ फिगर वॉज ए वर्जिन जिसे रिप्रेजेंट कर रही थी डाना। इन पांचों में डाना का मरना वॉज ऑप्शनल लेकिन बाकी चारों का मरना जरूरी है एज एन ऑफरिंग टू ओल्ड गॉड्स। अब मुझे पता है दोस्तों कि आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बिफोर वी प्रोसीड इनटू द स्टोरी। एक्चुअल में एंशिएंट गॉड्स हमारी पृथ्वी पे बहुत नीचे रहते हैं इन्फिनिटी में और हर साल इनको 5 ऑफरिंग्स चाहिए इन सिमिलर फैशन। इसीलिए दुनिया में हर जगह ये प्रोजेक्ट करी जाती है जहाँ 5 लोगों को सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि एंशिएंट गॉड्स को उनकी ऑफरिंग्स मिल सके। अब अगर उन्हें अपनी ऑफरिंग्स नहीं मिली तो ये ईविल जायंट गॉड्स ऊपर आ जाएंगे, अर्थात ये ज़मीन पर आकर हम इंसानों पर अटैक कर देंगे जिससे पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। तो मूवी में डायरेक्टर मार्टी और डाना को समझाती है कि सनराइज होने पर उन्हें मरना तो है क्योंकि एंशिएंट गॉड सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर वो दोनों अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं तो एंशिएंट गॉड्स को उनकी ऑफरिंग्स मिल जाएगी और पूरी ह्यूमैनिटी बच जाएगी। इस बात को सुनकर डाना इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो मार्टी को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक वेयरवुल्फ आता है जो कि डाना पे हमला कर देता है। मार्टी गन उठाकर वेयरवुल्फ को शूट करता है जिससे वो आसपास भाग जाता है और दूसरी तरफ एना पेशेंस बकनर की ज़ॉम्बी डायरेक्टर के सर पे एक सॉ से हमला कर देती है। मार्टी उन दोनों को पुश करके नीचे अंडरवर्ल्ड में गिरा देता है। तो इसके बाद जिंदा थे तो बस मार्टी और डाना मार्टी से अपोलोजाइज़ करती है कि उसने मार्टी को मारने की कोशिश करी। फिर दोनों वहाँ बैठकर एक सिगरेट पीते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ह्यूमैनिटी इज़ नॉट वर्थ सेविंग। फिर अचानक से ये पूरी जगह एक अर्थक्वेक जैसे झटके से कोलैप्स होती है और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं एक बहुत ही बड़ा हाथ जो कि शायद एक एंशिएंट ईविल गॉड का था। एंशिएंट गॉड्स अब ऊपर आ चुके हैं एंड दे विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी केबिन इन द वुड्स की स्टोरी।